नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि संगणक का फॉर्म कैसे भरें और क्या गलती हमसे हो सकती हैं और क्या सावधानी हमको रखनी है कि जिससे वो गलतियां नहीं हो पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है, 12 जुलाई 2013 यानी कल से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद है, वैसे तो आप सभी को फॉर्म भरना ऑलरेडी आता होगा, फिर भी छोटी छोटी सी सावधानियाँ कभी कभी जल्दबाजी में या ध्यान नहीं रखने के कारण हमसे कुछ गलतियां रह जाती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए करेंगे। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है पहली बार हमारे SSO ID के द्वारा फॉर्म फिल कर रहे हों या किसी ई मित्र के माध्यम से वो फॉर्म फिल करवाने जा रहे हों, तो वहाँ भी जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, जिनका खामियाजा या जिनकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय या फिर एग्ज़ाम देते समय। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, उसमें देखते हो आपकी कुछ छोटी सी सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आप एग्जाम से वंचित भी रह जाते हो। तो ऐसा आपके साथ ना हो, बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आज का हमारे जो चर्चा है वो यही है कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। तो आइए संपूर्ण वीडियो को एक बार देखेंगे, जिसमें क्योंकि आज के टाइम में आज ही आपको पता होगा DOP का एक और आदेश आया है जिसमें आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी फ़ीस निर्धारित की गई है कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक बार ही फीस पे करेंगे और सारी एग्ज़ाम में उसी फीस के साथ फॉर्म फिल हो पाएंगे। हर फॉर्म के लिए आपको अलग से फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपको गूगल पर जाकर के सर्च करना है SSO ID लॉगिन। SSO ID, जैसे ही आप ये SSO ID लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइटों की लिस्ट आ जाएगी जिसमें SSO राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, पहली वाली जो लिंक है या इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके पास एक ऐसा लॉगिन का पेज ओपन होगा। इस लॉगिन के पेज में ध्यान रहे, यहाँ पर आपको आपकी SSO ID यानी आपका यूज़र नेम या मेल ID जो है उसको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के बाद ये होता है हमारा कैप्चा कोड। क्या है? कैप्चा कोड। ये जांचता है कि आप कहीं कोई रोबोट तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग है या नहीं है, उसके लिए यूज़ में लिया जाता है। तो इसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपके पास जो इंटरफेस आता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स दिखाई देंगी। इन ऐपों में से आपको कौन सी ऐप ढूंढनी है? रिक्रूटमेंट पोर्टल। कौन सा पोर्टल ढूंढना है? रिक्रूटमेंट पोर्टल। हो सकता है आप यदि पहली बार भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ना दिखाई दे, तो आपको अदर ऐप में जाके सर्च कर लेना है। यहाँ पर देखो, ये जैसे ही आप अदर ऐप पर क्लिक करोगे आपको बहुत सारी ऐपों की ऐसे लिस्ट दिखाई देगी। लिस्ट में ढूंढने में परेशानी हो तो रिक्रूटमेंट के नाम से यहाँ R टाइप कर देना और यहाँ पर जैसे ही आप R टाइप करोगे, देखो R से शुरू होने वाली वेबसाइट आ जाएंगी और पूरी स्पेलिंग यदि आप लिखते हो REC, तो देखो REC में रिक्रूटमेंट पोर्टल पहले ही नंबर पर आ जाता है। यानी यहाँ से आप पोर्टल को क्या कर सकते हो? सर्च भी कर सकते हो दोस्तों। जैसे आपको ये रिक्रूटमेंट पोर्टल मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा ये प्रोसेसिंग में आपके टाइम ले सकता है, क्योंकि ये निर्भर करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पर। यदि अच्छी स्पीड है तो क्लिक करते ही तुरंत जैसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, जितनी भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भर्ती निकाली जा रही है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भर्ती निकाली जा रही है, वो सारी यहाँ पर जो भी राजस्थान सरकार की भर्तियां होंगी वो सारी आपको यहाँ पर लिस्ट के रूप में दिखाई देंगी। पहले यदि आपके और कोई नोटिफिकेशन होंगे, अन्य कोई जानकारी होगी, वो यहाँ पर दी जाएगी। जैसे अभी आपको देखो लेटेस्ट में जो जानकारी दी हुई है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार OTR में अपना डोमिसाइल विवरण यानी आपका जो मूल निवास का जो जानकारी है, आपका पता है, उसे आप चेंज कर सकते हैं, श्रेणी में कर सकते हैं और विशेष दिव्यांग श्रेणी परिवर्तन कर सकते हैं। यानी 3 चीज़ें दी है। मूल निवास में परिवर्तन हो सकता है, आपकी कैटेगरी में परिवर्तन हो सकता है कि आप पहले मान लो हो सकता है जनरल से भर रहे हो, अब आप कैटेगरी चेंज करके आप EWS करना चाहते हैं, या आप OBC के हैं फिर भी आप जनरल से फॉर्म फिल करना चाहते हैं। काफ़ी अलग अलग आप कैटेगरी बदल सकते हैं। दूसरा, आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है OTR में, कृपया नीचे दी गए विवरण के अनुसार श्रेणी का चयन करें। तो यहाँ पर आपको सारी श्रेणी दी गई हैं, SC ST OBC SBC, जितनी भी सारी श्रेणी आपको दी गई हैं। ID के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि आपकी ID कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का आप फॉर्मेट भी देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर अभी क्या है, परमिशन नहीं दी हुई है, तो हम उसको अभी छोड़ देते हैं।
चलो खुल रहा है, सॉरी मैंने डिनाई नहीं किया था, एक्सेप्ट कर दिया था। ये पीडीएफ है, उसका ये फॉर्मेट आ जाता है, देखो ये आपके पुराने एप्लीकेशन का कुछ फॉर्मेट, और इसमें आपको सारे निर्देश पॉपअप के किस प्रकार के डायलॉग बॉक्स होंगे, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं किस प्रकार से आप इसको फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। ये जानकारी आप यहाँ से पढ़ने के बाद भी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, वापस आते हैं हमारे उसी फॉर्मेट पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसी लिस्ट में कि हमें जो भरना है फॉर्म वो यहाँ पर है या नहीं है, तो आप जैसे नीचे करते जाएंगे, ये पूरी लिस्ट है, देखिए एक बार बैक ले लेता हूँ, वहीं से अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। माई रिक्रूटमेंट, इसमें आप नीचे चलिएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर एग्जाम 2023, ये आपकी संगणक भर्ती के लिए है। और संगणक भर्ती कंप्यूटर एग्जाम अप्लाई नाउ कर देना। जैसे ही अप्लाई नाउ करोगे, देखो सबसे पहला डायलॉग आ जाएगा कि आपको पहले OTR का क्या करना है, पेमेंट करना है। ये डायलॉग बॉक्स आ रहा होगा, यानी सबसे पहले आपको फीस पे करनी है। आपकी जो प्रोफाइल को अपडेट करोगे उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले OTR का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रोसेस कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे हो जाते हैं कि पहले क्या होता था, हम सारी डिटेल फिल कर देते थे, उसके बाद फीस का पेमेंट आता था ऑप्शन। अब की बार इन्होंने क्या किया कि पहले आपको OTR का पेमेंट करना है, उसके बाद आप आगे कंप्लीट कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, देखो OTR के पेमेंट के लिए यहाँ पर जाएंगे, ऊपर नाम में ध्यान देना, ये ऑप्शन आपको जब भी आप इस पर क्लिक करोगे वो डायलॉग बॉक्स बार बार आ जाएगा। तो यह साफ लिखा हुआ है कि OTR का पेमेंट का आएगा अपडेट प्रोफाइल पर। तो ऊपर जाए, यहाँ पर अपना नाम आ रहा होगा आप लोगों का, जैसे अपने अपने नाम पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपडेट प्रोफाइल। क्या ऑप्शन आ रहा है, अपडेट प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक कर दें। नाम पर क्लिक करेंगे तब ऑप्शन आएगा अपडेट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा और ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखो, यदि आपने पहले से आपकी प्रोफाइल को अपडेट किया हुआ है तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर पे फीस का, और यदि आपने नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मांगेगा आर यू ए राजस्थान रेजिडेंस कैंडिडेट। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट इसमें राजस्थान के ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, लेकिन यदि आप फिर भी अदर स्टेट के भी हैं तो नो करें, और राजस्थान के हैं तो यस करें। और जो राजस्थान के जब यस करेंगे तो आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर। क्या मांगा जाएगा, आधार या फिर जन आधार, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। अभी हमने जैसे आधार कार्ड नंबर से इसको फिल किया हुआ है, यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन आएंगे, आधार का भी आएगा और जन आधार का भी। उस नंबर को आप डालेंगे, आपके खुद के नंबर को, आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड और जन आधार है तो जन आधार, उससे ये सारी डिटेल आपकी फैच कर लेता है। क्या कर लेगा, सारी डिटेल खुद फैच, यानी आधार कार्ड के अनुसार या जन आधार के अनुसार आपका नाम भी आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, फादर का नाम, ईमेल आईडी, ठीक है ना। और इसको आप फैच कर सकते हैं। चाहें तो इसमें कोई चेंजेस है, आपको लगता है कि ये सही से फैच नहीं हुआ है, वैसे तो ऑथेंटिकली सही फैच होता है, OTP भी आपके पास आता है तो सही है, फिर भी आप चाहें तो इसमें चेंजेस पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो पे फीस पर क्लिक करेंगे। पे फीस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फीस का पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यानी आप डायरेक्ट पहले फीस पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, किसी भी मोड से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी फीस पेमेंट नहीं करूँगा, जो नॉर्मल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जो पेमेंट करते हैं वही ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन पेमेंट करना ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता है। इसमें ऑप्शंस भी दिए होंगे हमारे पास। ये कैटेगरी पूछ रहा है रिक्रूटमेंट पोर्टल कि रिजर्व कैटेगरी या अनरिजर्व। रिजर्व में आपके पास ऑप्शन आएंगे कि कौन सी है, देखो तो ये हमें फिक्स है कि रिजर्व का पैसा लग रहा है 400 रुपये, सॉरी कितना, 400 रुपये, जिसमें आपकी कैटेगरी कौन कौन सी है, देखो EWS, जनरल में कौन सी, EWS सेक्शन, SC ST OBC में नॉन क्रीमियर, MBC नॉन क्रीमियर, शहरी या ट्राइबल और अर्बन। और यदि आप कोई विकलांग वगैरह कैटेगरी से हैं, हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं, तो भी आपके कितने पैसे लगेंगे, 400 रुपये लगेंगे। और आप जनरल कैटेगरी से भरते हैं अनरिजर्व्ड से, तो आपके 600 रुपये लगेंगे।
जनरल, एमबीसी क्रीमियर और ओबीसी क्रीमियर। तो आपके कितने 600, ये फिक्स है। ये फीस आपकी एक बार लगेगी दोस्तों, एक से ज़्यादा बार आपको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आगे चलो मैं एक बार थोड़ा सा पेमेंट कर देता हूँ। इफ़ यू वांट टू पे क्लिक ओके। तो मैं अभी पे नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं पे नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही पेमेंट कर दोगे। उसके बाद आपके पास और ऑप्शंस खुलेंगे। देखो दूसरा ऑप्शन आएगा आपका क्वालिफिकेशन का। यहाँ आप आपकी सबसे पहले सेकेंडरी, एक बात विशेष ध्यान रखें, आपकी जितनी भी जानकारी आप फिल करने जा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार दोस्तों? 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। करेक्शन है तो पहले ही करवा लेना, नहीं बाद में वेरिफिकेशन पर आपको अलग से एक एफिडेविट का खर्चा करना पड़ेगा। ध्यान रहे, वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक से, लेकिन काफ़ी बार जैसे आपकी आईडी में कुछ और नाम होता है, ठीक है ना, मार्कशीट में कुछ और नाम होता है, और हम सेंटर पर मार्कशीट ले जाने की जगह आईडी ले जाते हैं, तो फॉर्म में कुछ और नाम, आईडी में कुछ और नाम, तो आपको सेंटर में बैठने नहीं दिया जाता, एंट्री नहीं दी जाती है। तो ऐसी समस्या हमारे साथ ना हो, इसलिए बेहतरीन है कि हम उस डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करें जिससे हम एग्ज़ाम देते समय साथ में लेके जाते हैं। तो आपके एडमिट कार्ड में और आपकी आईडी में नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और एड्रेस वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं हो, खासकर नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज़ तो आपकी वही होनी चाहिए जो आपकी आईडी में है, जिससे आपको एग्जाम देते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन आप आपकी मार्कशीटों से भरेंगे। सबसे पहले आप जैसे सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी डिग्री है जिनको आप भरना चाहें, एक गलती ना करें। काफ़ी जैसे आप में से मान लीजिए कुछ एक्स सर्विसमैन होंगे या अभी किसी भी राजस्थान गवर्नमेंट के आप कर्मचारी होंगे, ठीक है ना, तो एक तो आपको पहले परमिशन लेनी है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो परमिशन जरूर लें, परमिशन लेने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें एनओसी। वो इसलिए ज़रूरी है क्यों, आप जब ज्वाइनिंग करोगे तो आपको प्रोविजन पीरियड का फ़ायदा मिल जाएगा कि आपने जेल पहले जितनी सर्विस की हुई है वो सर्विस इसमें एड ऑन हो जाती है। तो ये उनके लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इसमें 12.5% का जो फ़ायदा लेना चाहते हैं उनके लिए बात है। डिग्री उन्हीं को शो करेंगे आप जो आपने रेगुलर की है। ऐसा ना हो कि एक साइड कहीं जुगाड़ तुगाड़ करके आप रेगुलर डिग्री भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जॉब भी कर रहे हैं कि हमने जॉब भी शो कर दी और डिग्री भी, यानी जॉब के साथ आप रेगुलर डिग्री को शो नहीं कर सकते हैं। तो उन डिग्रियों को खासकर ध्यान रखें भरते समय। तो आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो ज़रूरी डिग्री है और आपके सर्टिफिकेट हैं उनको यहाँ पर फिल करेंगे। अपने बोर्ड का चयन करेंगे, यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का चयन करेंगे, यहाँ पास होने वाली ईयर को चयन करेंगे, यहाँ रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उन्होंने अभी अपियरिंग में होंगे। जैसे हो सकता है आप लोगों ने RSCIT का ही फॉर्म अभी लगाया हो, लेकिन उसका ध्यान रहे एग्जाम से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो भी किसी भी एग्जाम में यदि आप अपियरिंग है तो आपका रिजल्ट कब आ जाना चाहिए दोस्तों? अब एग्जाम से पहले, भले एक दिन पहले ही आए, फाइनल रिजल्ट उस दिन आ जाना चाहिए। तो मुझे पता है कि यदि आपने अभी फॉर्म डाला है तो आपके पास रोल नंबर नहीं होगा, लेकिन आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होगा। तो यदि आपके पास अभी वर्तमान में रोल नंबर नहीं है, आप अपियरिंग है उस केस में, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वैलिड होता है, ठीक है ना। लास्ट में कि मैं अपियर था इस नाम का एक एफिडेविट लगाना होता है और मेरा रिजल्ट एग्जाम से एक दिन पहले आ गया था। 50 रुपये का एक एफिडेविट का खर्चा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय झेलना पड़ता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। दूसरा देखें, उसके बाद आता है आपका बोनाफाइड, यानी आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर आप नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, उसी से ही ऑटोमेटिक डेटा को फैच कर लेगा। उसके बाद आप डालोगे कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे जो भी आपकी कैटेगरी है। अब जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो जैसे EWS है तो भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। दूसरा आपका यदि आप OBC में हैं तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, MBC में है तो भी। अब EWS और OBC क्रीमियर, ये विशेष ये ध्यान रखें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना नहीं हो, 1 साल पुराना नहीं हो, अभी का हो। फॉर्म आज यदि आप भर रहे हैं तो आज वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हुआ हो, ठीक है ना। तो कोशिश करें दोबारा से बनवा लें, यदि पुराना हो चुका है तो आपको हर साल नया मांगते हैं। और यही कास्ट सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना है, चाहे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 1 साल बाद है चाहे 2 साल बाद है, उस दौरान आपको ये ही कास्ट सर्टिफिकेट काम आने वाला है।
EWS हो चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, सभी को वही सर्टिफिकेट काम आने वाला है जो आप फॉर्म में नंबर डाल रहे हैं। यदि आप ये गुम कर देते हैं, किसी भी रीजन से आप बना नहीं पाते हैं और आप नया बाद में बनवाते हैं, फॉर्म भरने के बाद यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर नया फिर से बनवाते हैं, तो फिर से आपको एक एफिडेविट और देना पड़ता है। यानी हर उस काम के लिए आपसे एफिडेविट मांगा जाएगा जिसकी आप गलती करने जा रहे हैं। और अक्सर ये गलतियां बच्चे करते हैं कि फॉर्म भरते समय वो कास्ट सर्टिफिकेट की डेट चेक नहीं करते कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट कितने साल पुराना बनाया हुआ है। तो विशेषकर फॉर्म भरते समय आप क्या करें, डेट जरूर चेक कर लें। ST SC के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ST SC का कोई सा भी हो, कितने ही साल पुराना हो वो भी लागू है, लेकिन EWS और OBC के लिए ध्यान रहे लेटेस्ट लागू है, MBC के लिए भी 1 साल वाला लागू है, ठीक है ना। 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका नहीं हुआ हो गया है तो पहले नया बनाएं, उसके बाद फॉर्म फिल करें, फायदे में रहोगे, नहीं तो बाद में आपको थोड़े धक्के खाने पड़ सकते हैं। उसके बाद यदि आप कोई डिसेबिलिटी कैटेगरी से हो तो उस डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट आपको डालना है, डेटा फैच करना है। मैरिज हो तो मैरिज सर्टिफिकेट डालना है और उसकी डेटा मैरिज डेट आ जाएगी, सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, आपकी डिटेल यहाँ से फैच हो जाएंगी। पुलिस वेरिफिकेशन अभी ज़रूरी नहीं है, यदि आपने अभी के दौरान बनवाया हुआ है तो उसका भी आप सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं और डेटा फैच कर सकते हैं, बाकी ये कंपलसरी में नहीं आता है, ये आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपकी पूरी प्रोफाइल क्या हो जाएगी दोस्तों, अपडेट हो जाएगी। ये अपडेट करने के बाद में आप डायरेक्ट अप्लाई नाउ पर, जैसे आप ये सारी अप्लाई कर देते हैं, सारी डिटेल फिल कर देते हैं, उसके बाद आप कहाँ क्लिक करोगे, आपकी भर्ती के आगे जो भी आप वैकेंसी के फॉर्म भरने जा रहे हैं, जैसे ये रहा कंप्यूटर, और आप क्लिक करोगे अप्लाई नाउ पर और आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, कंप्लीट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है OTR के द्वारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, उसकी फीस का पेमेंट करना और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना। अब की सर विशेष क्या गलती और हमसे हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट कि बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है दोस्तों, वो कहाँ पर आती है, जो वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कत करती है। एक तो पर्सनल जो डिटेल है आपकी, ये विशेषकर ध्यान रखना, पर्सनल जो डिटेल्स हैं ये हमेशा ध्यान रखना किसके अनुसार भरनी है आपको, 10th की मार्कशीट के अनुसार। किसी भी ऐसे ही नहीं कोई भी आईडी उठा ली और पता चला मार्कशीट में कोई और है और हमारी आईडी वगैरह में कुछ और है। तो जो भी डिटेल फिल करोगे 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करोगे, ठीक है ना। और आईडी में यदि कोई करेक्शन है, आईडी आपकी, जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अब मान लो मैं कहता हूँ कि 10वीं में नाम कुछ और है, काफ़ी बार बच्चों के साथ ऐसा होता है, सरनेम नहीं है, मार्कशीट में सरनेम नहीं है, आधार कार्ड में सरनेम आ गया, मार्कशीट में पिताजी के नाम में कहीं स्पेस नहीं था और यहाँ पर स्पेस आ गया। ऐसी छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, तो ध्यान रहे आपको फॉर्म में 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है और बाद में आपको आधार कार्ड में आप क्या करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो। तो इसमें आप अपडेट करवा लेना, जिससे एग्ज़ाम देते समय तब तक अपडेट हो ही जाएगा आराम से, एग्ज़ाम में अभी टाइम है आराम से 1-1.5 महीने, हमारे पास 3 महीने, तो आप अपडेट करवा लेंगे इसको, तो आपको यहाँ पर समस्या नहीं आएगी। दूसरा देखें, एक सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है कास्ट सर्टिफिकेट की, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना। इसकी डिटेल ध्यान रहे, एक तो आपका यदि कैटेगरी है EWS और यदि आपकी कैटेगरी है OBC, ठीक है, इन 2 कैटेगरियों के लिए, और एक MBC भी, ध्यान रहे आपका 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। भले ही आपका 1 ही दिन या 2 दिन बच रहा हो फॉर्म भरते समय, तो अप्लाई कर सकते हो उससे। यदि 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 दिन भी ज़्यादा हो चुका है तो आपको ज़रूरी है कि आप इसको नया बनवा लें, ठीक है ना। SC ST का कभी का ही हो, SC ST कितना भी पुराना हो चलेगा, कितना भी पुराना चलता है। मूल निवास में भी कोई दिक्कत नहीं है, मूल निवास भी कभी का बना हो वो भी चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है।
यानी एक तो बच्चे गलतियां करते हैं तो पर्सनल डिटेल में, दूसरी गलती करते हैं जाति प्रमाण पत्र में, तीसरी गलती एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। इसमें खासकर बच्चों से गलतियां होती हैं रोल नंबर में या पासिंग ईयर। जल्दबाजी में होता है ऐसा कि हम कुछ भी लिख देते हैं, या फिर गलती करते हो आप परसेंटेज, ठीक है ना। अब यदि आप अपीयर हैं तो आपको परसेंटेज में कुछ भी लिख सकते हो, फिर यदि कंपलसरी है, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हो। इस केस में आपके पास यदि रोल नंबर नहीं है कि सर मेरे पास यहाँ पर रोल नंबर नहीं है, तो रोल नंबर के स्थान पर आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ होता है, उसको आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यही छोटी गलतियाँ हैं, इसके अलावा और मुझे नहीं लगता। आप यदि जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कोई गलती हो सकती है, और सभी लोग आज के टाइम में फॉर्म भरना इतना तो जानते हैं, तो उम्मीद तो कमी है कि गलतियाँ होगी, लेकिन फिर भी बहुत सी, मैं अभी हाई कोर्ट के बच्चों को भी देखा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत परेशान होते हैं बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, या फिर काफ़ी बार बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पर भी मैंने ऐसे बहसबाजी करते हुए देखा है कि उनकी आईडी में नाम कुछ और होता है, फॉर्म एडमिट कार्ड में नाम कुछ और होता है। तो ऐसी दिक्कतें आपके साथ ना हो, इसलिए थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है दोस्तों, बाकी कोई बहुत बड़ा डर नहीं है। अब देखो, इन केस आपसे गलती हो जाती है, किसी भी रीज़न से आपसे कोई गलती हो जाती है और आप फॉर्म सबमिट कर देते हो, तो फिर आपको मिलते हैं 7 डेज फॉर्म भरने के बाद, और आपको गलती को ठीक करने के कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 300 रुपये। गलती को ठीक करने का ये 7 दिन और आपको बोर्ड मौका मिलता है कि आप आपकी गलती को ठीक करने के लिए 300 रुपये पे करें, और 7 दिन के अंतर्गत आप उस गलती को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, सुधार सकते हो। तो एक मौका तो यहाँ दिया जाता है, ठीक है, ये तो पहले ही दे दिया मौका। दूसरा ये होता है कि फिर भी हमसे कोई गलती रहेगी, यहाँ भी हमने ध्यान नहीं दिया और हम पहुँच गए कहाँ तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, डीबी तक पहुँच गए, तो उस दौरान आपने जो भी आपसे गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा दोस्तों। जितनी भी गलतियां की हैं, हो सकता है नाम में करेक्शन है तो उसका भी एफिडेविट लगेगा, रोल नंबर में करेक्शन है तो उसका भी एफिडेविट लगेगा, या फिर आप एक ही एफिडेविट में वो सारी चीज़ कह सकते हैं, शपथ पत्र कि ये गलती मुझसे भूल चूक में हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अब मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है ये पूर्णतः सत्य है, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। भविष्य में यदि ये शपथ पत्र में दी गई जानकारी भी यदि गलत निकलती है तो मुझे इस भर्ती से डिवार्ड किया जा सकता है, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता है। तो ये कब देना पड़ेगा, फिर लास्ट में मौका आपको डीबी में। तो ऐसे घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। यानी देखो, गवर्नमेंट आपको फॉर्म भरते समय भी बोल रही है कि सावधानी पूर्वक भरें, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरें। फिर भी आपसे कोई गलती होती है तो 7 दिन के अंतर्गत 300 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट देके आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं। और फिर भी यदि गलती इनके छूट जाती है तो डीबी के समय आप शपथ पत्र यानी एफिडेविट लगा करके उस गलती को सुधार सकते हो। तो ये मेरी एक छोटी सी जानकारी है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना, और क्लासेज के लिए, नए बैचेज के लिए एस विवेकानंद ऐप को डाउनलोड कर लें, संस्था को विजिट भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।